नमस्कार दोस्तों, मैं KLS कन्हैया आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो जल्दी से सभी लोग आ जाइएगा। हम लोग यहां पर देखेंगे। देखिए, यूपी टेट के लिए हम लोग बात कर रहे हैं, यूपी टेट और आपका सुपर टेट के लिए। यहां पर जो हम लोग बात करेंगे इस क्लास में और सब्जेक्ट में संस्कृत को लेकर, ठीक है। तो संस्कृत को लेकर हम लोग बात करेंगे और इसमें सबसे बड़ी चीज़ मैं बता दूं, मैं कवर करने जा रहा हूं, यहां से कुछ भी नहीं छोड़ा है। देखिए, एक एक पॉइंट करके लिया है। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि यहाँ पर जो पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे वो परीक्षा की दृष्टि से, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे और जिनमें आपका देखिएगा यूपी टेट में, यूपी टीटी में आपका कितना कवर होता है, यानी कि 30 में आप आउट ऑफ 28 तो करोगे, ये पक्का मुझे विश्वास है। और आपका सुपर टेट एस टेट आएगा, उसमें आप जो 10 होते हैं 10/10 करोगे, ये पक्का है, ठीक है। इन चीज़ को आप लोग याद रखेगा। चलिए, ठीक है, इन चीज़ को समझ गए। तो आज हम लोग बात करेंगे संस्कृत को, यानी कि मेरा जो सब्जेक्ट है वो संस्कृत है। संस्कृत को लेकर हम लोग कवर करेंगे और चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे संस्कृत शब्द की। संस्कृत शब्द बना कैसे, सभी को पता है संस्कृत शब्द बना कैसे। देखिएगा यहाँ पर है क्या चीज़, इन चीज़ों को समझिए। क्वेश्चन यहाँ से बनता है, इसलिए सम क्या, सम उपसर्ग है प्लस क्री धातु है, क्री करणे धातु, ठीक है, क्री धातु है और अक्ता प्रत्यय, आधा का और ता, अक्ता बोलते हम लोग, अक्ता प्रत्यय है, ठीक है। तो बनता संस्कृत। अब क्वेश्चन ये आपका उठता है, या बहुत लोग बताते नहीं है कि मान लीजिएगा ये सा जो है, ये माँ है, इसका तो अनुस्वार हो जाता है। देखो यहाँ पर देखना, ये सा अनुस्वार हो जाता है, ठीक है। क्री का क्री रहता है और अक्ता में ता शेष रहता है। तो भाई ये सा कहाँ से आ गया, ठीक है। तो मैं एक बार यहाँ पर लिख देता हूँ, ये क्या है, उपसर्ग है और ये आपकी धातु है। पूछ लेगा इसमें उपसर्ग धातु कौन सी है, ये आपका प्रत्यय। अब देखिए, धातु को और नाम से भी जानते हैं, धातु को क्रिया और धातु को क्या कहते हैं, प्रकृति, ठीक है। इन चीज को याद रखिएगा, प्रकृति भी कहते हैं। तो एक ही बात होती, एक ही नाम होता है। तो संस्कृत शब्द देखिएगा जो बना है, यहाँ पर देखिएगा संस्कृत, ये सा कहाँ से आया। तो इस साख से हम क्या रखेंगे, इसमें एक सुट का आगम होता है, सुट का आगम होता है, चुटू से टाकी संज्ञा हो जाती, सु बचता, सु में उपदेश अजनुनासिक इत, सूत्र से ऊ की उपदेश संज्ञा हो जाती, बचता सा, ठीक है। तो स्थिति जब संस्कृत शब्द बनता है तो स्थिति ये हो जाती है, सम प्लस सा प्लस क्री प्लस ता, इन सभी को मिला देंगे तो बन जाएगा संस्कृत। समझ गए हो, आप समझ में आ रहा। चलिए, अगला पॉइंट आपका दूसरा है क्या, व्याकरण। व्याकरण को लेकर अगर हम लोग बात करेंगे तो व्याकरण क्या है, जो अब देखो संस्कृत शब्द को जानेंगे हम, अच्छा व्याकरण की थोड़ी बाद में बात करेंगे, पहले संस्कृत शब्द को जान लीजिए। संस्कृत शब्द क्या है, इतनी बात सभी लोग समझ गए, ठीक है, वेरी गुड। संस्कृत शब्द क्या है, जो देववाणी है, पहली तो आप लोग सभी जानते हो। देववाणी कैसी होती, शुद्ध होती, यानी कि शुद्ध हो पूर्ण रूप से। इसके कई पर्यायवाची आपको देखने को मिलेंगे, शुद्ध, परनिष्ठित, परमार्जित इत्यादि करके देखने को मिलेंगे, ठीक है। वो आप लोग याद रखना या नोट कर लेना। चलिए व्याकरण की बात करें तो व्याकरण में भी क्या होता है, बी उपसर्ग होता है, बी प्लस आंग, आंग में आ शेष रहता है, आंग उपसर्ग होता है, प्लस क्री धातु से ल्युट प्रत्यय होता है, कौन सा, ल्युट, ठीक है। और ल्युट प्रत्यय होने के बाद व्याकरण शब्द निष्पन्न हो जाता है। जब भी पूछा जाए व्याकरण शब्द में कितने उपसर्ग हैं, तो 2, ठीक है। ये क्या है, उपसर्ग है, ओके, ये उपसर्ग है, उपसर्ग कितने, 2 है। ये क्या है भाई, हमने ऊपर अभी बताया था, चाहे से धातु कहें, चाहे से क्रिया कहें और चाहे से प्रकृति कहें। इस चीज को याद, क्वेश्चन प्रकृति से बहुत बनता है, इसमें कौन सी प्रकृति है, ये आपका क्या है, प्रत्यय, ठीक है। अब देखिएगा इसका व्याकरण का दूसरा नाम, तो व्याकरण का दूसरा नाम क्या है, शब्द अनुशासन, शब्दा अनुशासन, दीर्घ संधि कर दीजिएगा, शब्दा अनुशासन देखने को मिलेगा, ओके। या कभी कभी शब्द शास्त्र भी देखने को मिलता है, बट शब्द अनुशासन सबसे बेस्ट है, ये कई प्रमाण देता है और देखने को मिलता है कि शब्दों का अनुशासन करना, व्यवस्थित करना व्याकरण का काम, कि क्या शब्द है या अशुद्ध है, ठीक है। तो इन चीज को आप लोग याद रखिएगा, संस्कृत शब्द कैसे बना, व्याकरण शब्द कैसे बना, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर।
अब देखिए सबसे बड़ा पॉइंट निकल के ये आता, त्रिमुनि कौन से हैं, पूछ लेता व्याकरण के त्रिमुनि कौन है या व्याकरण में त्रिमुनि कौन नहीं है। तो यहाँ पर छोटा सा मैंने यहाँ पर ले लिया है। तो पहले नंबर के आपके आते हैं पाणिनि, और यहाँ से जो चीज़ मैं बताता चलूँ चाहे आप नोट कर लें चाहे दिमाग में सेट कर लें। दूसरे नंबर पर आते हैं आपके कात्यायन, और कात्यायन से बहुत बार क्वेश्चन बना है कि कात्यायन का दूसरा नाम क्या है, वररुचि। ठीक है, वररुचि। ये काम क्या करते वो अभी सारा मैं बताऊंगा। और तीसरा पॉइंट आपका है पतंजलि। ठीक है, पतंजलि। तो इनको आप लोग याद रखिए। अच्छा, पाणिनि जो हैं इन्होंने अष्टाध्यायी लिखी है। क्या लिखी है, अष्टाध्यायी। ओके, पाणिनि ने क्या लिखी, अष्टाध्यायी लिखी। वररुचि वार्तिकार है, इन्होंने जो सूत्र रह गए पाणिनि से का उसकी जरूरत थी बीच बीच में, उसे वार्तिक कहते हैं। ठीक, उसे कहते हैं वार्तिक कहते हैं। ओके, अष्टाध्यायी में कितने पाद हैं, तो आपके अष्टाध्यायी में कितने पाद हैं, 32 पाद हैं। कितने, 32 पाद। कैसे हुए, 8 अध्याय हैं और प्रत्येक अध्याय में 4 है, तो इक्वल नोट क्या हो जाएगा, 32। ठीक है, कात्यायन वररुचि वार्तिक हैं, इन्होंने वार्तिक कई 1500 सूत्रों में 3000 वार्तिक लिखा लगभग। इन्होंने 1500 सूत्रों में कितना लिखा, 3000 वार्तिक इन्होंने लिखा है। ठीक है, चलिए पतंजलि ने क्या लिखा, महाभाष्य। ठीक है, बहुत बड़ा महाभाष्य, और महाभाष्य को पतंजलि ने लिखा है। इन चीज को याद रखें। और आपको अगर अष्टाध्यायी में और क्वेश्चन बने तो इसमें कितने सूत्र हैं, लगभग आप लोग याद रखना 4000 सूत्र हैं। और एग्जैक्ट में अगर बात करें तो 3992, और ऑप्शन कहीं मिलेगा 3995। ठीक है, तो इन चीज को मैंने सारी चीजें क्लियर कर दी हैं। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आता है बातचीत आती भट्टोजी दीक्षित। भट्टोजी दीक्षित क्या है, भट्टोजी दीक्षित क्या है, तो भट्टोजी दीक्षित जो हैं वो एक क्या हैं, सिद्धांत कौमुदी के रचनाकार। इन्होंने सिद्धांत कौमुदी रची है। ठीक है, तो इसमें वृत्ति लिखी है, पूरी पूरी वृत्ति लिखी है भट्टोजी दीक्षित में सिद्धांत कौमुदी में। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। इतनी बात सभी को क्लियर है, जरा कमेंट करके बताइए। और जो भी आपको समझ में ना आए तो 1-2 बार वीडियो को देख लेना। सिद्धांत कौमुदी मैं मोस्टली बहुत ही जबरदस्त तरीके से आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि यहां से आपका कोई क्वेश्चन छूटे ना। आगे बात करते हैं अष्टाध्यायी व्याकरण के महत्वपूर्ण बिंदु। चलिए इनको देख लेते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु जो हैं मैंने अभी चर्चा की थी इस पर कि जो महत्वपूर्ण बिंदु अष्टाध्यायी में क्या है, 4000 सूत्र हैं। ठीक है, अष्टाध्यायी में क्या है, 4000 सूत्र हैं, 8 अध्याय हैं। ठीक है, और 32 पाद हैं। ठीक है, और आपका इसमें वार्तिक इत्यादि। और अष्टाध्यायी का इस चीज याद लगी, कभी कभी पूछ लेता है यहां से क्वेश्चन कि अष्टाध्यायी का पहला सूत्र कौन सा है। ठीक है, तो वो है वृद्धि रादैच। ये महत्वपूर्ण बिंदु है, इन चीज को याद रखिएगा। ठीक है, तो ये वृद्धि रादैच पहला सूत्र है, इन चीज को याद रखिएगा। और अगर अंतिम पूछ लिया जाए कि अंतिम सूत्र, तो अंतिम सूत्र जो है वो है, अब कहोगे ये तो हमने देखा नहीं, लेकिन ये परगणित है और देखा गया है, पढ़ा जाता है। ठीक है, अ। ओके, तो इन चीजों को मोस्टली याद रखिए। यहां से क्वेश्चन एक तो मिलेगा, ये लिख के लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ण विचार आ गया, कौन नहीं जानता वर्ण विचार को, वर्ण अथवा अक्षर। अच्छा, इसे क्या कहते हैं, सबसे बड़ी चीज यहां पर आती है, वर्ण क्या है, अक्षर क्या है, क्या इनका मतलब क्या है। ठीक है, तो यहां पर देखिएगा वर्ण अथवा अक्षर को हम क्या कहते हैं कि हम मुख से जिन ध्वनियों को उच्चारण करते, मान लीजिए मैं जो बोल रहा हूं ये ध्वनि है, और जो ध्वनि है ये कहीं ना कहीं निकल रही है, तो हमें कहीं ना कहीं सुनाई दे रही है या अपना कोई रूप ले रही है। ठीक है, उसे हम वर्ण और अक्षर कहते हैं। सिंपल तरीके से ये बात हो गई। ओके, इसको संस्कृत में अगर बात करें तो कहा गया है न क्षरति इति अक्षरा समझ में आ रहा है ना, संस्कृत बहुत लोगों को घुसेगी नहीं दिमाग में, लेकिन मैं घूस के रहूंगा सीधा।
तो न क्षरति इति अक्षरा। अच्छा ये बात कही है न क्षरति इति अक्षरा, क्यों? ये इसलिए बात कही गई है जिसका क्षरण नहीं हो सकता है उसे ही अक्षर कहते हैं। जैसे आप लिख दीजिए का, इसको आप कितने में बांटोगे? ठीक है, जिसका क्षरण या विनाश ना हो उसे हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं, अक्षर कहते हैं। ठीक है, हाँ। तो यहां पर 2 पॉइंट क्यों दिए? ये वर्ण और ये अक्षर। ठीक है, तो क्योंकि वर्ण भी यही परिभाषा देता, अक्षर भी, तो दोनों ही आपस में क्या माने गए? समानार्थी, या इनको कह सकते हैं पर्यायवाची। ओके, इतनी बात सभी को समझ में आ गई। आपको पता है ये जो वर्ण है या अक्षर है ये कितने प्रकार के होते हैं? 2। कितने होते हैं? 2। कौन कौन से? स्वर और व्यंजन। ओके, चलिए इन पर हम लोग चर्चा करते हैं आगे। क्या है? स्वर या अच। चलिए, तो 2 होते हैं। पहला नंबर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर स्वर या अच। तो एक बार हम कलर यहाँ पर चेंज कर लेते, मुझे लगता है शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा हो, बट फिर भी चलिए, हाँ ये सही है। स्वर या अच। तो स्वर को संस्कृत में क्या कहा जाता है? स्वयं राजन्ते इति स्वरा। जो स्वयं अपने आप में राजा है। मान लीजिए, याद करने के लिए मैं बोला, जो स्वयं में राजा है, राजा किसी की सहायता लेता नहीं, केवल देखता, समझता, कोशिश करता है कि ये है क्या चीज। ठीक है, तो स्वयं राजन्ते इति स्वरा, कि स्वयं जो राजा है उसे ही हम स्वर कहते हैं, किसी की जरूरत नहीं है उसे हम स्वर कहते हैं। तो डेफिनेशन ऐसे ही बनती है कि स्वर जो किसी वर्ण का या किसी की सहायता न ले, अपने ताकत से, अपने बल से उच्चरित हो, या अपने अकॉर्डिंग सही से उच्चरित हो, किसी की सहायता न लेनी पड़े, उसे हम स्वर कहते हैं। याद करने के लिए ये सारी चीजें याद रखना। ओके, ठीक है, चलिए, तो ये आप लोग जान गए डेफिनेशन को। चलिए, अगर लिखना चाहे तो हम थोड़ा लिख देते हैं कि स्वर वे ध्वनियां हैं, स्वर वे ध्वनियां हैं। मैं सोच रहा हूं कि आपका जो है थ्योरी सेशन बहुत ज़बरदस्त तरीके कर दूं, उसके बाद प्रैक्टिस भी तो करवानी है। जिनके उच्चारण जिनके उच्चारण के लिए किसी, देखो वही बात आ रही है, किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता ना हो। ठीक है, आवश्यकता न या नहीं होती है, ऐसा लिखो, नहीं होती है, उसे हम स्वर कहते हैं। ठीक है, जैसे आ, तो इसमें किसी भी व्यंजन वर्ण की आवश्यकता नहीं है, बट इसे हम क्या कहेंगे? स्वर कहेंगे। राइट। चलिए, स्वर की संख्या कितनी होती है? सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएं, स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो 9 होती है, सभी लोग जानते हैं। स्वर को और क्या कहते हैं? तो यहां पर लिख दिया अच कहते हैं, ये याद रखना। ओके, तो अच क्या है? एक प्रत्याहार है, आगे हम लोग समझेंगे। अच प्रत्याहार में आने वाले जो मध्यगामी वर्ण हैं उसे हम स्वर के अंतर्गत रखते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। स्वर जैसे 9 है, कौन कौन से हैं? तो इसको भी नोट करिएगा। छोटा ई, उ, री, री, ए, ओ, आई और औ। चलिए एक बार काउंट कर लेते हैं, 3-3 करके, 1 2 3 ये हो गए। उसके बाद यहाँ से 6 और 3 9, तो कितनी संख्या थी? 9। क्लियर है, ये स्वर हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। मूल स्वर कितने होते हैं? मूल स्वर कितने होते हैं? 5 होते हैं। देखो क्वेश्चन बनता है यहाँ से, ये मत सोचो क्वेश्चन नहीं बनता है। तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें सभी लोग। ठीक है, और आपकी डेली लाइव क्लास चलती है सभी। तो मूल स्वर कौन से होते हैं? पूछ लेगा मूल स्वर कौन से होंगे। तो मूल स्वर कौन से हैं? तो आपको पता है 5 होते हैं, आ, ई, उ, री और रे। ठीक है, ये मूल स्वर हो गए। चलिए, संयुक्त स्वर की संख्या कितनी होती है? तो संयुक्त स्वर की संख्या 4 होती है। कौन कौन से होते हैं? तो आपको मैं यहाँ पर बता दूँ, देखिएगा, ये आपका ए होता है। ठीक है, ये हम दूर क्यों लिख रहे हैं? अभी इनको आपको डिटेल में बताना है। ए, ओ
और आई और औ, ठीक है। तो ये बनते कैसे हैं, इन चीज़ को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनता है कि ए मिलकर कैसे बना। मान लीजिए आप गुण संधि करते हो तो किन वर्णों के स्थान पर करते हो, ठीक है। अगर गुण संधि को याद है तो आपको हमेशा संयुक्त स्वर याद रहेंगे। तो जब भी आ प्लस ई आए तो उसको क्या करोगे, ए करोगे, ठीक। अब आ प्लस ऊ आएगा तो क्या करोगे, ओ करोगे, ठीक है। और आ प्लस ए आएगा तो क्या करोगे, आई करोगे, ठीक है। और आ प्लस ओ आएगा तो क्या करोगे, औ करोगे। तो ये आपकी वृद्धि संधि के अंतर्गत आते हैं, ये गुण संधि के अंतर्गत आते हैं, इतना याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे नोट क्या लिखा है, चलिए नोट में चर्चा कर लेते हैं। नोट में क्या है, तो इनको एक सूत्र है, भले ही आपको याद ना हो लेकिन मैं बताऊंगा सारा कुछ। ऊ का लो आगे काम आएगा, इसलिए ऊ का लो अजह्रस्व दीर्घ, इसकी अभी हिंदी बताएंगे, प्लुतः, ठीक है। ये कहता क्या है, ये सूत्र कहता क्या है, मतलब क्या है, ऊ कालो ह्रस्व दीर्घ प्लुतः, ये कहता है कि जे सूत्र से, इस सूत्र से आगे पढ़ोगे, मैं समझा रहा हूँ, जो आपका ह्रस्व है वो एक मात्रिक होता है, एक मात्रिक, ठीक है। जो आपका दीर्घ है वो होता है द्विमात्रिक, ठीक है। ये सूत्र ये कहता है। और जो आपका प्लुत होता है इसे त्रिमात्रिक का बोध होता है, किस सूत्र से, ऊ कालो ह्रस्व दीर्घ प्लुतः, ये सूत्र से, ठीक है। ये क्रम से ह्रस्व दीर्घ प्लुत को, ह्रस्व को एक मात्रिक, दीर्घ को द्विमात्रिक और प्लुत को त्रिमात्रिक कहा जाता है, ठीक। यहीं से आगे जाएगा, अभी आगे बढ़ोगे तो जैसे देखने को मिलेगा। चलिए स्वरों के भेद, ये स्वर की चर्चा हो गई, मूल स्वरों के भेद क्या है। अब देखो यहाँ पर मूल स्वर और ह्रस्व लघु मूल एक मात्र, अच्छा देखिए यहाँ पर हमने सब चीज ले लिया, आपको मैं बताऊं कितनी संख्या है, 5 है। इनको ह्रस्व को क्या कहा जाता है, लघु स्वर कहा जाता है, लघु को क्या जाता है, मूल स्वर कहा जाता है, मूल को क्या जाए, एक मात्रिक कहा जाता है। समझ गए एक मात्रिक कहाँ से आया, ऊ कालो ह्रस्व दीर्घ प्लुतः से, ठीक, क्लियर है। चलिए तो कितने हैं, 5 है। कौन कौन से, आ ई ऊ री और री, ठीक, समझ गए ना। चलिए अब आता है दीर्घ, तो दीर्घ को हमने लिया था, दीर्घ को गुरु कहते हैं, गुरु को द्विमात्रिक कहते हैं, ठीक है। हाँ, तो इसकी संख्या जो कितनी होती है उन चीज़ों को भी देख लीजिएगा। तो इसकी जो है 8 होती है, ठीक है। कितनी होती है, 8। चलिए कौन कौन से होते हैं, तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। देखो छोटा वहाँ है तो यहाँ बड़ा हो जाए, दीर्घ है, बाप है भैया, लड़के को आपने बता दिया, बड़ी, बड़ा हो, ओके। और आप लोग जब कहेंगे तो जो री है वो यहाँ पर बड़ी क्यों नहीं है ना, हाँ, लेकिन यहाँ री जो होती है इन चीज़ को ये बड़ी होती है। यहाँ देखो 1 पाई है और यहाँ क्या है, 2 है, तो आ ई उ री, री नहीं आएगी, री बड़ी होती नहीं है, कोई भी प्रयोग सिद्ध नहीं होता है, ना ही आपका संधि में आता, ना ही किसी में आता, ना समास में आता, री किसी में नहीं आता। बड़ा छोटा आता, लकार बनाओगे, री प्लस लकार होगा और जो लकार बन जाएगा, ठीक है। तो री के स्थान पर ला होता है, यड़ संधि में आपको देखने को मिलेगा आगे, ओके। इसका कोई दीर्घ स्वरूप देखने को नहीं मिलता, इसलिए इसे हम दीर्घ नहीं करते हैं। तो चलिए ये होत्रिकारा वगैरह पितृडम इत्यादि में री बड़ी आती है। तो इसके आगे जो है 2 2 4 8 गिनाने हैं, तो बाद बाकी आप पता ही है, ए आता है, ओ आता है और आई आता है और औ आता है, समझ गए। तो ये आपके 8 हो गए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्लुत, प्लुत को ही त्रिमात्रिक कहते हैं। ये स्वर जो है इनमें क्या होता है, ठीक है। तो इसमें सबसे बड़ी चीज़ मैं यहाँ पे बता दूँ, आप लोग बहुत कन्फ्यूजन रहते हैं इसमें, क्या कि प्लुत को हम कैसे लें, कैसे पहचान करें। तो प्लुत आएगा तो उसमें हिंदी के 3 जैसा ये सिंबल होगा, वो प्लुत शब्द होगा, लेकिन प्लुत वर्ड नहीं होगा, समझ गए। प्लुत वर्ड नहीं होगा, यह एक क्या है, चिन्ह है, यह एक निशान है, ठीक है, प्लुत शब्द को पहचानने का, लेकिन वर्ड का नहीं, शब्द को पहचानने का। जैसे एग्जाम्पल की दृष्टि से मैं बात करूं, जैसे
ये आ है और ये लग जाए, ठीक, ये एक शब्द बन गया। पूछ लिया जाए इसमें प्लुत वर्ण कौन सा है, तो इसको बिल्कुल टिक मत करिए। प्लुत वर्ण कौन, तो वर्ण आ है, ये सही हो जाए। ठीक है, बहुत बच्चे गलती कर देते, मैंने क्वेश्चन कराया, क्वेश्चन में बहुत बार गलती की। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। ये तो उसके बाद छोटा ले लिया, उसके बाद क्या ई ले लिया, ठीक है, उसके बाद ऊ ले लिया। तो ये सिंबल जो है साथ में चलेगा, इसे हम प्लुत कहते हैं या त्रिमात्रिक के अंतर्गत लाते हैं। और इसका उदाहरण आप लोग जानते हैं, जैसे ओम को लिख दिया और पूछ लिया कि इसमें कौन सा प्लुत वर्ण है, तो ना तो माँ है और ना ही ये सिंबल है, ओ वर्ण है। ठीक है, ये करेक्ट होगा, ना कि ये तीन। ऑप्शन में तीनों दिए होंगे। ओके, इस चीज को याद रखिए, जब पूछा जाए सिंबल कौन सा है तो आपका ये वाला बीच वाला हो जाएगा। ओके, इतनी बात सभी को समझ में आएगी। और इसका जो प्रयोग होता है, इसका जो प्रयोग होता है वो किसमें होता है, वेदों में। ओके, बहुत बार पूछा जाता है कि प्लुत वर्णों का जो प्रयोग होता है वो किसमें होता है, वेदों में होता है। ओके, समझ गए, इतनी चीज सबों की क्लियर है। चलिए, तो इसमें आपके क्या है, ह्रस्व, ह्रस्व और दीर्घ दोनों ही वर्ण आ जाते हैं प्लुत में। चलिए आगे बात करते हैं वर्णों का उच्चारण। तो वर्णों का उच्चारण काल की हम लोग बात करें तो देखिएगा यहाँ पर बहुत ही जबरदस्त तरीके से हमने अलग अलग टॉपिक को लिखा। एक मात्रिक, एक मात्रा का समय, तो एक मात्रा का समय है या एक मात्रिक स्वर यहाँ लिख सकते हो। तो यहाँ पर कौन कौन से एक मात्रा किसमें लगती, आ, ई, उ, री और री। ठीक है, इनको हम ह्रस्व स्वर कहते हैं, आप पढ़ चुके हो। आगे बात करते हैं द्विमात्रिक स्वर। इसको हमने क्यों अलग लिया, इसलिए अलग लिया कि जब उच्चारण मात्र के लिए कहीं भी बात की जाए, भाई एक मात्रा का समय अ, ई, उ, री, ली, ठीक है। अब द्विमात्रा का दुगनी ताकत, तो दुगनी ताकत के लिए हमें क्या करना होगा, आ, ई, उ, री, ठीक है, हाँ, ए, ओ, आई और औ, समझ गए। इसे हम अब त्रिमात्रिक स्वर, तो त्रिमात्रिक आपको इससे भी 3 गुना लेना पड़ेगा। तो 3 गुना लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो भाई सिंबल का यूज करना पड़ेगा, आ, ई और प्लस सिंबल, ठीक है, उ प्लस सिंबल, ऐसे आप कर सकते हो। ओके, आदि वर्ण, ठीक है। अब मात्रा का काल क्या होता है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, किसी को फंसाना हो तो यहां फंसा दो, पूछ लो मात्रा का काल क्या होता। मात्रा का समय की जो पलक होती है, आपकी पलक झपकने के, ठीक है, मैंने बहुत डीपली यहां पर लिया है, कुछ भी छोड़ने वाले नहीं है। पलक झपकने के समय, पलक झपकने के समय को हम क्या कहते हैं, एक मात्रक कहते हैं, ठीक है, या एक मात्रा का समय कहते हैं। ठीक है, मैं 1 मिनट गलत हो गया, चलिए, तो इसको एक मात्रा का समय, ठीक है। तो इतनी बात मुझे लगता है, एक मात्रा काल कहते हैं, एक मात्रा समय कहते हैं, तो एक मात्रा काल कहते हैं, ऐसे भी याद रखिएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। व्यंजन हल वर्ण, वाह भाई वाह, क्या बात है। व्यंजन हल वर्ण क्या, अत्वग भवति व्यंजनम, ये परिभाषा संस्कृत में दी है, कभी आपने पढ़ी नहीं होगी। बिल्कुल इस चीज को हमने एक एक चीज यहां पर ली है। व्यंजन जो अत्वग, अत्वग भवति व्यंजनम, इसका अर्थ क्या है, व्यंजन वर्ण, यानी कि कह सकते हैं व्यंजन वे वर्ण हैं, व्यंजन वे वर्ण हैं जो स्वतंत्र रूप से बोले नहीं जा सकते। ठीक है, तो अगर डेफिनेशन लिखना चाहो तो यहां पर लिख सकते हो, व्यंजन वे वर्ण हैं, व्यंजन वे वर्ण हैं जो स्वतंत्र रूप से
बोले ना जा सकें। अब बोले तो जाएंगे, लेकिन कैसे बोले जाएंगे? तो कैसे बोले जाएंगे? अब दूसरी परिभाषा अगर यहां पर बात करें तो यहां पर याद रखिएगा, अर्थात जिनका उच्चारण, अर्थात जिनका उच्चारण, जिनका उच्चारण स्वर की, सभी लोग जानते हैं भाई, पढ़े लिखे हो, स्वर की सहायता से किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सभी लोग समझ गए व्यंजन वर्ण। जैसे आपका मैं उदाहरण को अगर बात करूं, का है तो का हलंत करके का प्लस आ क्या स्वर है, तो इसके मिलके पूरा का बनता है, तभी इसका शुद्ध उच्चारण हो पाता है। व्यंजन के प्रकार कितने प्रकार है पूछ लेगा, 3 प्रकार होते हैं। व्यंजन के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन में का से लेकर, सभी को पता है, का से लेकर माँ तक के वर्ग आते हैं। तो अब पूछा जाएगा स्पर्श व्यंजन में कितने वर्ग आते हैं? 5 वर्ग आते हैं। ठीक है, 5 वर्ग आते हैं। कितने वर्ड आते हैं? 25 वर्ड आते हैं। कौन कौन से आते हैं? तो क, च, ट, त, प, ये हमने सीधा लिख दिया है। तो इसमें सभी आते हैं, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग। ये आप लोग इसमें ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ड होते हैं। तो 5 × 5 = 25। ठीक है, 25 वर्ड हुए। क्वेश्चन 1, अंतस्थ में कितने होते हैं? 4 वर्ड होते हैं। कौन कौन से? अंतस्थ को और किस नाम से जानते हैं? यड़ के नाम से जानते हैं। अच्छा, स्पर्श को और किस नाम से जानते हैं इसकी? तो यहाँ पर एक डेफिनेशन लिखना, कादयो मावसानाम स्पर्शः। ठीक है, कि का से लेकर कादयो, का इत्यादि, माँ अवसान माने तक, तो का से लेकर माँ तक स्पर्श वर्ड होते हैं। ठीक है, अंतस्थ वर्ड यड़ प्रत्याहार में आने वाले वर्णों को अंतस्थ कहते हैं, जैसे य, व, र और ला। ठीक है, ऊष्म व्यंजन, इसका दूसरा नाम है सल प्रत्याहार में आने वाले वर्णों को हम क्या कहते हैं? ऊष्म कहते हैं। इसमें भी क्या होते हैं? स, स और हा। चलिए इनको हलंत कर लीजिए, सभी को हलंत करना है। और सल और इसमें भी कितने वर्ड हैं? 4 वर्ड। इतना मुझे नहीं लगता यहाँ से कोई क्वेश्चन बाहर जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मिश्रित व्यंजन, बहुत क्वेश्चन बनता है। चलिए, मिश्रित व्यंजन बहुत लोग कंफ्यूजन में रहते हैं। कितने हैं मिश्रित व्यंजन? बताइए, चला कोई बताएगा मुझे, मिश्रित व्यंजन कितने हैं? बताइए कोई, मिश्रित व्यंजन की संख्या कितनी है? जरा हम भी देखें। चलिए कमेंट करके बताइए, तब तक मैं यहाँ पर करता हूँ। आपके जो मिश्रित व्यंजन है वो है 3। हमेशा याद रखना, हिंदी में 4 होते हैं, संस्कृत में 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो मैं यहाँ पर नोट कर देता हूँ कि अगर आपका का प्लस साय, सभी लोग जानते हैं मूर्धन सकार, साय और प्लस आय, तो इसको हम क्या कहेंगे? छत्री वाला छा। एक मिश्रित व्यंजन ये हो गया कि ता प्लस रा प्लस आ आए, तो इसको हम क्या कहेंगे? त्रा कहेंगे। ठीक है, संधि बहुत अच्छे से पढ़ोगे इसको। चलिए, जा प्लस या आए और प्लस आ आए, तो इसको हम क्या कहेंगे? ज्ञा कहेंगे। स्रा को हम संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत नहीं रखते। ठीक है, तो उदित वर्ण किसे कहते हैं? ये क्वेश्चन बनता है, इसमें उदित वर्ण कौन सा है? तो कु, चू, टू, तू, पू, ये आपके 5 वर्ण जो हैं वो हैं उदित। क्यों उदित हैं? क्योंकि यदि सभी में ऊ की संज्ञा हुई है, इसीलिए इनको उदित कह दिया गया। ठीक है, इसलिए इनको उदित कह दिया गया। ठीक है, यही 5 वर्ग हैं, ये उदित वर्ण है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अयोभाव की संख्या कितनी है? 4 है। कौन कौन से है? तो पहले नंबर की अगर बात करें यहाँ पर, तो आपका अनुस्वार आएगा। ठीक, कौन सा आएगा? अनुस्वार।
समझ गए। दूसरे की बात करें तो आपका विसर्ग आएगा, विसर्ग क्या है, ओके। तीसरे की अगर बात करें तो तीसरा आपका आएगा ये वर्ग लगा होगा का, और ये वर्ग, ये आधा विसर्ग है और खा, इसे हम कहते हैं जीवा मूली। बहुत पूछा जाता है जीवा मूली, ओके, या जीवा मूलम, कुछ भी, जीवा मूली या जीवा मूलम। उसके बाद चौथा यहाँ पर आता है वो आपका ये वर्ग होगा, इनको याद रखना, पा वर्ग, क्योंकि ओष्ठ इनका स्थान होता पा और फा, तो वर्ग का पहला दूसरा वर्ग, इसे उपदमानी, उपदमानी कहते हैं, ठीक है। ये चार आपके अयोगभाव हुए, हिंदी में दो ही होते हैं, अनुस्वार और विसर्ग, ठीक है। तो इतनी बात सभी को समझ में आ गई। चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अरे वाह 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 वाह, ये हो क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत ही जबरदस्त तरीके से यहाँ पर बताया गया, ठीक है। हाँ, कुछ चीज़ें आपकी जैसे ककार रकार वगैरह, इन चीज़ को याद रखिएगा, आगे देखने को मिलेंगे। महेश्वर, सबसे पहला पॉइंट, महेश्वर को ही सोपान कहते हैं, सोपान को खंड कहते हैं, ठीक है, खंड को चतुर्दश कहते हैं, चतुर्दश को सूत्र कहते हैं, समझ गए। बहुत यहाँ पर हमने डिस्कशन किया और देखा हमने बच्चों को क्या क्या देना है इन चीज़ों को रिलेटेड। आप, मुझे नहीं लगता यहाँ से कोई क्वेश्चन, देखो कहीं भी आएगा, महेश्वर सूत्र कितने, 14, संस्कृत में सोपान की संख्या कितनी है, 14, संस्कृत में खंड कितने हैं, 14, संस्कृत में सूत्रों की संख्या कितनी है, 14, चतुर्दश को क्या कहते हैं, 14 सूत्र कहते हैं, ठीक है। 4-5 तो क्वेश्चन आपके एक लाइन से बन रहे हैं। चलिए नोट पढ़ लीजिए, नोट क्या, इनको ही प्रत्यार सूत्र है। लो, छठवां क्वेश्चन ये है कि पूछा जाएगा प्रत्यार सूत्र कौन से या कितने हैं, 14, ठीक। अब सूत्र देखिएगा, ये अयोड रेलेक एोंग अयोच हैबरा लण यमगढ़ नम झावाएं गढ़दस जबगढ़दस कब चट तब कपाय सस्सर हल, ये आपके जो हैं 14 सूत्र यहाँ पर हमने नोट कर दिए हैं। जो कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहे वो ले सकता है, ओके। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला। अब देखो एक और नोट है, विशेषकर ध्यान देना इस चीज़ को, मैंने जो चीज़ की है वो हल्के में नहीं लेना। महेश्वर सूत्र में हा को 2 बार क्यों गिना गया भाई, एक तो हैवरट का हा, पीछे दिखाऊं, ये देखो, एक हैवरट का हा इसमें दिख रहा है पहला हा, और एक हल का हा, ये 2 हा हैं, तो 2 गिनेंगे तो आपके जो व्यंजन वर्ण हैं वो कितने होंगे, 34 हो जाएंगे। लेकिन कहा गया 33 हैं, तो कैसे 33 हैं, वो ऐसे हैं कि हा को 2 बार इसलिए गिना गया कि एक अट प्रत्याहार एक सल प्रत्याहार को करने के लिए, बस इसका विशेष रूप है। लेकिन हा को बस जब भी काउंट करेंगे तो इसको एक ही बार करेंगे, लेकिन जब प्रत्याहार करेंगे तो इसको 2 बार करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार के 33 व्यंजन है। यहाँ पर बच्चे भी तर्क देते हैं, आप लोग भी तर्क देंगे, बहुत लोग यहाँ पर तर्क देते हैं, तो उस तर्क का समाधान ही है, ठीक है। इत संज्ञा करने वाला सूत्र बहुत बार पूछा जाता है। इत संज्ञा करने वाला सूत्र जो है हलंत्यम है, ये कहता है कि अंतिम हलवर्ड, हल माने हलंत, पूरा लिख देते, अंतिम हलंत या हलवर्ड, मैं कोष्टक में हलंत को कर देता हूँ, हलवर्ड की क्या होती है, इत संज्ञा होती है। अब इत संज्ञा करने का मतलब क्या है, क्यों करते इत संज्ञा, क्योंकि वो अर्ध अक्षर होता है और ये नियम कहता है कि जो अंतिम हलवर्ड होगा उसकी इत संज्ञा हो गई, और जब इत संज्ञा हो जाती है तो उस वर्ड को क्या करेंगे, कहाँ रखेंगे, तो एक सूत्र है तस्य लोपा, तस्य माने उसका, लोप माने लोप हो जाता है। तो एक ही ऐसा सूत्र है जो पूरे व्याकरण में लोप करता है, वो तस्य लोपा, ठीक। तो उसी वर्ण का क्या होगा, लोप हो जाएगा। तो आपने देखा जैसे आ ई ओ ड, ठीक है, तो ड़ा की क्या होगी, इत संज्ञा हो जाएगी और इस सूत्र से लोप हो जाएगा। तभी अण प्रत्याहार में आ ई ओ, 2 अण प्रत्याहार 2 हैं, तो एक में आ ई ऊ तक जाएगा और एक में संपूर्ण सूत्र जाएंगे, ठीक है। चलिए प्रत्याहार की बात करते हैं, तो प्रत्याहार 42 है। प्रत्याहार कितने हैं, 42। प्रत्याहार विधायक सूत्र कौन सा, बहुत पूछा जाता है, वेरी इंपोर्टेंट, आदरंतिन संहिता, ठीक है। चलिए नोट यहाँ पर याद रखिए, फिर मैंने वही चीज़ की है, बहुत अच्छे से यहाँ पर बताया आपको। संस्कृत व्याकरण में 42 प्रत्याहार हैं। मूलतः पूछा जाए, पाणिनि ने जो सूत्र संस्कृत व्याकरण में कितने प्रत्याहार रखे गए हैं, तो 42। कुल विद्वान लोग रा प्रत्याहार, रा,
ठीक है, कौन, रा। और यम प्रत्याहार को भी मानते हैं। तो इन दोनों को मिला करके जब 42 ऑप्शन ना हो, या ये पूछा जाए कुछ विद्वान रा प्रत्याहार को मान करके कितनी संख्या होती है, तो 43, और अगर पूछ लिया जाए कि रा के बाद यम आता है, इन दोनों को मान करके कितनी होती है, 44। तो मैं यहां पर लिख देता हूं, रा को मान करके 43 होती है। ठीक है, शायद तो आप लोगों को पीछे दिख नहीं रहा होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये लो 42 प्रत्याहार आपको बहुत खूबसूरत तरीके से मैंने यहाँ पर लिख दिया है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, चलिए ओके गाइस, आगे बढ़ते हैं। ये 42 प्रत्याहार बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से नोट कुछ देखो, वही हमने फिर यहाँ पर चीज़ें की हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा डिटेल बताने की है। हमने नोट जो लिखा है वो ऐसे ही नहीं लिखा है, समझ गए, ऐसे ही नहीं लिखा है। तो देखिएगा यहाँ पर रा प्रत्याहार यानी कि रा में कौन कौन से वर्ड आते हैं, रा और ला। ठीक है, ये इसमें 2 वर्ड आते हैं। कौन सा सूत्र है, ओरड़ रपरा, ओरड़ रपरा, इस सूत्र से रा प्रत्यय बनता है, प्रत्याहार बनता है। अब आता आपका एक यम, दूसरा, यानी कि दूसरे की बात करें यम। ठीक है, यम में क्या होता है, यह किस सूत्र से बनता है या कितने वर्ड आते हैं, तो या म गा ड़ा न, ये आपके 5 वर्ड आते हैं। और किस सूत्र से बनता है, तो ये सूत्र आपका बनता है यमंतांग, यमंतांगः। ठीक है, यमंतांड, ये आपका उड़ादि का सूत्र है। ठीक है, किसका, उड़ादि का। चलिए, तो इतनी बात सभी को समझ में आ गई, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, वर्णों का उच्चारण स्थान। तो वर्णों का उच्चारण स्थान जो है यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, और आज हम लोग कोशिश करेंगे कि वर्णों के केवल उच्चारण स्थान तक ही हम लोग बात करें। ठीक है, चलिए यहाँ पर 1 मिनट, हाँ, तो वर्णों के उच्चारण स्थान की बात करें तो अकु विसर्जनिया, ध्यान देना, विशेषकर भूलना नहीं। ये आपका फॉर्मूला है या सूत्र है, कुछ भी समझिए। ठीक है, फॉर्मूला या सूत्र कुछ भी समझिए, मैं जिस चीज़ को बताने जा रहा हूँ उस पर कोशिश करना समझने की, पूरा याद नहीं करना, आपको कंठ याद रखना है। कौन कौन से वर्ड इसमें सीधा दिया है कि आपका छोटा आ दिख रहा है ना, तो यानी कि आ से मतलब छोटा आ या बड़ा। ठीक है, दूसरा कु से मतलब का वर्ग, पूरा का खा गा गा गा। हा से मतलब हा, और विसर्ग से मतलब विसर्ग। ठीक है, इन सभी का उच्चारण जो स्थान है वो क्या है, कंठ है। ठीक, पूरा सूत्र भी पढ़ना नहीं है, केवल इतना लिखा। इसी प्रकार से दूसरा, अब सरल हो गया होगा, तालु को याद रखना है, ई से मतलब छोटी या बड़ी। ओके, उसके बाद बात करें चू से मतलब च वर्ग, और सा से, या से मतलब या, सा से मतलब सा। इन वर्णों का उच्चारण स्थान जो है वो क्या है, तालु है। ठीक है, अब अगला ये मूर्धा से, तो मूर्धा क्या है, री, छोटी री या बड़ी री। ओके, उसके बाद बात करें टू माने ट वर्ग, टू माने ट वर्ग, और र माने र, और स माने सा। इन वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होगा, मूर्धा होगा। अब दंत की बात करें तो वही री या ला, तू माने त वर्ग, और आपका सा। इन वर्णों का जो उच्चारण स्थान है वो क्या है, दंत हो जाएगा। समझ गए, चलिए आगे बात करते हैं। उपदमानीय में देखिएगा, ऊ से ऊ, छोटा ऊ या बड़ा ऊ। ठीक है, बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग कवर कर रहे हैं। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं, वीडियो को 2-3 बार देख लेना, कुछ नहीं छूटने वाला। ऊ से मतलब ऊ, बड़ा ऊ, और आपका पा से मतलब पावर्ग। ठीक है, पा से मतलब पावर्ग, पा फा वा भा मा। ओके, और उपदमानी से मतलब उपदमानी वर्ग जो हमने अभी पढ़े थे, कौन से, अयोग भाग में, पा और फा।
इनका क्या होता, ओष्ठ होता है। समझ गए। यम गणना नाम नासिका चा, कि सीधा इसमें लिखा है क्या, या म गा ड़ न, इन वर्णों का उच्चारण स्थान नासिका होता है। ठीक है। अब यहाँ देखो देखा क्या है, ए और दई में किसकी मात्रा है, ऐ की। इनका मोस्ट इंपोर्टेंट ए और ऐ का उच्चारण स्थान क्या, कंठ तालु। यहाँ देखो ओ और औ आ रहा है, तो ओ लिख लो और औ लिख लो। ठीक है। इन दोनों का उच्चारण स्थान क्या होगा, कंठोष्ठ हो जाए। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, यहां से मोस्टली पूछा जाता है दो वाले। चलिए ठीक है, आगे बात करते हैं वकार से। तो यहाँ की बकार, कार जो है, कर एक प्रत्याहार, तो बकार जो भी लास्ट में बोलोगे तो कार लगा दीजिए। तो वा का क्या है, दंतोष्ठ, यानी कि केवल वा का क्या है, दंतोष्ठ। जीवामूली जीवामूलम। ठीक है। तो उपदमानी के मैंने बता दिया जीवामूली कौन कौन से वर्ड थे। तो देखिए का आपने पढ़ा था और आपका खा भी पढ़ा था। ठीक है। इनका जीवामूली हो जाएगा। ठीक, जीवामूलम। कुछ महत्वपूर्ण उच्चारण स्थान है वो मैंने बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को यहाँ से कई कन्फ्यूजन होते हैं। देखो जैसे आपका पंचम वर्ड ले लीजिएगा, पंचम वर्ड में यहाँ पर ले लेता हूँ गा या ड़ा न म। क्या लगता है आपको इसके अलावा, नासिका के अलावा इसका हो सकता है? तो याद करो कि इसमें कौन सा होगा, तो इसका जो है कंठ क्यों होगा, प्लस नासिका, या ऐसे कर लीजिएगा। यहाँ पर मैं 1 मिनट इसको साफ कर देता हूँ, सीधा सीधा मैं लिख देता हूँ। ठीक है। चलिए, कि कंठ प्लस नासिका। ठीक है, बार बार नहीं लिखना पड़ेगा। तो क वर्ग में गा आता है, तो कंठ और नासिका दोनों को मिलाकर गा हो गया। इसी प्रकार से चा वर्ग चाचा जाजा, यहाँ तो चा का क्या है, इच्युसानाम तालु, पढ़ते हो ना, इच्युसानाम तालु। और टठाटाड़ा ऋतु रसाड़ा मूर्धा, तो मूर्धा हो जाएगा। ओके। तो यहाँ प्लस करते जाओ नासिका, प्लस करते जाओ नासिका। और नाका क्या है ये, ठीक है। तो नाका आपका ता था दादा ना, तो ता आता दंत में, तो दंत प्लस नासिका ना हो जाएगा। पाका है ओष्ठ, तो ओष्ठ प्लस नासिका माँ हो जाएगा। ठीक है। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा, ये महत्वपूर्ण है इन चीज़ों। चलिए नोट, अब नोट पढ़ लीजिए। पाणिनि के अनुसार उच्चारण स्थान कुल 8 है, तो हमेशा याद रखिए ये पाणिनि के अनुसार उच्चारण स्थानों की संख्या 8 ही बताई गई है। बाद बाकी ये सारी चीज़ लगा के जब क्वेश्चन बना तो सभी चीज़ें यहाँ पर नोट कर ली गई। चलिए आगे देखते हैं क्या है। तो आगे हम लोग अगली वीडियो में प्रयत्न के प्रकार पढ़ेंगे, जिसमें देखने को मिलेंगे। आप लोग देख के आइएगा। थैंक यू सो मच, और बहुत अच्छे से फीडबैक जरूर दीजिएगा। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट टॉपिक को लेकर बात करेंगे। ओके, ठीक है, थैंक यू।